कल पीएनजी के हाथों एक बहुत ही बुरी हार झेलने के बाद यूएई फाइनली कल नेपाल के खिलाफ मैदान में उतरने वाला है। जी हाँ, और नेपाल की अगर बात करें तो दोनों के पिछले क्लास की अगर बात करें और इसी राउंड में तो लो स्कोरिंग मैच हो रहा था। दोनों ही टीमें बहुत ही लो स्कोर कर पाई थी अपने बैटिंग करते वक्त, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों ही टीमों के बॉलर्स ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन बैट्समैन ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, चाहे वो यूएई के हों चाहे वो नेपाल टीम के हों। लेकिन यहाँ पर अब इस मैच में किस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है दोनों टीमों की तरफ से। दोनों टीमों में तीन तीन वो पॉइंट जो उन्हें अपने पहले मैच से बेहतर करना होगा, यानी जब वो पहली बार अपने यूएई से या फिर यूएई नेपाल से जब भिड़ा था पहली बार, इसी राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, क्या क्या वो बेहतर करनी होंगी चीज़ें, वो इस वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। प्लेइंग 11 दोनों टीमें इसमें क्या रख सकती है, क्योंकि हाफ वे हो चुका है इस राउंड 10 का, दोनों टीमों ने अपने दो मैचेस खेल ली है, तो अब देखना होगा आगे वो किस तरह से अपनी टीम को आगे लेकर जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेंगे आयन कि यूएई के लिए सबसे पहला पॉइंट आप क्या देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनका वर्क करना, जो उनकी बहुत बड़ी कमी रही थी नेपाल के खिलाफ पहले मैच। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमें स्टार्ट देना है। स्टार्ट यूएई को नहीं मिल रहा है, जो सबसे पहला पॉइंट है कहीं ना कहीं जो बहुत क्रूशियल है। कि हमने भी कहा था कि भाई अगर आप टॉस जीतते हैं तो आप नेपाल को पहले बैटिंग देंगे ताकि आपको इतना बड़ा स्कोर चेज ना करना पड़े, लेकिन अगर नेपाल भी कहीं ऐसे स्कोर खड़ा कर देता, मान लीजिए 180 190, तो यूएई की ओपनर्स ही इस टाइम खासकर ओडीआई में स्टार्ट नहीं दे रहे हैं, जिससे कि आने वाले मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हो या कुछ राहत हो, बिल्कुल सही राहत हो। 5 10 15 20 रन के अंदर पहला विकेट गिर जाता है और फिर अचानक से हम देखते हैं कि जो प्रेशर आता है मिडिल ऑर्डर पे 2 3 4 पे, वो फिर उसी के तहत ढह जाते हैं बजाय रन्स बनाने के। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला काम ओपनिंग बिल्डअप करना। जी हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा यूएई के लिए कि वो नेपाल के खिलाफ अपने ओपनर्स का जो परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ा सा इजाफा करे, कुछ रन दे मिडिल ऑर्डर को, ताकि उन पे इतना प्रेशर ना हो कि वो भी फिर उस प्रेशर में आके ढह जाए और फिर हर बार की तरह यूएई के लोअर ऑर्डर बैट्समैन ही बासिल हमीद, रोहन मुस्तफा, कभी कभी आसिफ खान, वही लोग बार बार संभालते हुए नजर आए, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहा है। वहीं अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट आपको किस सेक्शन में यूएई के नजर आ रहा है जो उन्हें बेहतर करने की जरूरत होगी, जो नेपाल के खिलाफ उनमें खामी नजर आई थी? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं दूसरा पॉइंट भी यहाँ से जो रिलेट करता है कि हम ऊपर वाले ढेर हो रहे हैं, तो भैया हमें भी स्कोर को बढ़ाना होगा। ठीक है, हमने स्कोर दे दिया, अलग अच्छी बात है, हमने 168 180 स्कोर हमने रख दिया, लेकिन हमारे पास 4-5 बैट्समैन है नीचे, हमारे पास डेप्थ है नीचे, बजाय हम इसके अच्छा स्कोर ना देकर हम 160 170 दे पा रहे हैं, और हम खेल कितने ओवर रहे हैं, 47 48 या 50 ओवर खेल रहे हैं। फिर भी चलिए ठीक है, पहला पॉइंट आप बहुत क्रूशियल हमने बोल दिया, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या आपके बैट्समैन इतने कैपेबल भी नहीं है कि भाई 2 3 4 इतने बैट्समैन आपने भर रखे हैं टीम में, वो स्कोर खड़ा नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं, तो ये चीज और ज्यादा बेटर हो जाती है। चलिए नहीं हुआ, ये हर बार क्यों हो रहा है आखिर, कि आपके ऊपर वाले फ्लॉप हो रहे हैं तो आप भी स्कोर नहीं बना पा रहे हैं। सबको स्कोर बनाना है ताकि स्कोर बेटर हो, सामने वाली टीम पे आप डोमिनेट कर सके। क्यों? जब बड़ा स्कोर मिलेगा तभी डोमिनेट अच्छी तरह हो पाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियर है कि ये जो बैट्समैन, बिल्कुल तो क्लियर है यहाँ पर कि टॉप ऑर्डर को, ओपनर्स को जो है परफॉर्म तो करना ही है पॉइंट 1, पॉइंट 2 में मिडिल ऑर्डर्स को भी स्कोर करना है, क्योंकि आप भी वहां सिर्फ बैठने के लिए नहीं बैठे हैं टीम में, आपको भी रन्स करने हैं, आप भी अच्छे बैट्समैन हैं तो आपको भी रन्स करके देना है। हर बार आपको वापस से लोअर ऑर्डर में नहीं जाना है कि हमें लोअर ऑर्डर स्कोर करके देगा, हम 25 पे 5 हो जाएंगे, हम 16 पे 5 हो जाएंगे, और फिर नीचे आके कभी हमें आसिफ खान संभाल लेंगे, कभी चंद्रगोपाल रिजवान संभाल लेंगे, और कभी रोहन मुस्तफा संभालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सोचिए, आखिर ये है सब नीचे आने वाले बैट्समैन ही, बस ऐसा नहीं कि कोई 2 डाउन तक के हैं, 3 डाउन में आता है, कोई 4 डाउन आता है, कोई 5 डाउन आता है। कभी कभार चंद्रगोपाल रिजवान ने एक बार शायद साथ दिया था, उसके बाद वो भी खत्म। विद्या अरविंद, चिराग सूरी, मोहम्मद वसीम यहाँ पर बहुत ही रन्स की जो रन्स का सूखा है, वो अगर यहाँ पर इस बार यूएई उसे खत्म करने में कामयाब रहती है तो यूएई के लिए बहुत बेहतर एक स्कोर मिल सकता है, जिसमें वो नेपाल के खिलाफ बहुत अच्छे से उसकी क्लास कर सकता है और डोमिनेट भी हो सकता है। क्योंकि यूएई की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो बैटिंग डिपार्टमेंट में ही है, इसलिए नजर आ रहा है रन्स निकल कर नहीं आ रहे हैं, आपकी अपने ग्राउंड्स पे, अपने पिचेस पे आप से स्कोर नहीं हो रहे, 200 आपसे पार नहीं हो रहे, तो ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग साइन बैटिंग के लिए भी है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप कुछ पॉइंट्स में देखते हैं, कहीं पर 19-20 है या
फिर चलिए फिर भी ठीक है। नहीं देखिए, बॉलिंग डिपार्टमेंट सही है, आप बॉलिंग डिपार्टमेंट को इतना नहीं कह सकते, लेकिन हाँ चलिए पीएनजी के खिलाफ थोड़ा बॉलिंग डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं, इस स्कोर को ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि डिफेंड करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है, पीएनजी बहुत अच्छा खेली, बहुत अच्छा किया, पर नेपाल के खिलाफ भी बॉलिंग यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक जो चीज़ है कहीं ना कहीं कि टॉस अगर आप जीत रहे हैं तो जबरदस्ती नहीं है कि आप उसको बैटिंग के लिए उतारें, जबरदस्ती नहीं है कि आप बैटिंग के लिए, तो अहमद रजा से थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट होगा। और तीसरा पॉइंट भी आप इसे ऐड कर सकते हैं कहीं कि अगर आप टॉस जीते हैं तो थोड़ा दिमाग लगा के देखिए कि अगर हाँ हम इस टीम को ढेर कर दें पहले 150-160 पे, तो हम तो भाई चेस कर सकते हैं इस स्कोर को कम से कम। थोड़ा इस तरीके से सोचें, ये नहीं कि हाँ प्रेडिक्टेबल है यार कि हाँ टॉस जीते तो हम बैटिंग ले लेंगे फिर डिफेंड करेंगे उसको। जैसे कि नेपाल के खिलाफ पहला मैच था, वो जाहिर सी बात है आप जीत गए, 168 आपने बनाया, उसमें नेपाल की बैटिंग की बहुत पुअर परफॉर्मेंस हुई थी जिस वजह से आप वो मैच चलिए फाइनल जीत गए। लेकिन वहां पर टॉस जीतकर आप नेपाल को अगर पहले बैटिंग देते तो शायद एक और बेहतर एक रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, कंफर्टेबल विन भी आपको देखने को मिलता, एट द एंड कंफर्टेबल विन भी वो था। लेकिन खैर चलिए पॉइंट तो आपने 2 ओवर भी कलेक्ट किए, लेकिन अगर इस बार आप टॉस जीतते हैं तो नेपाल को इस बार पहले बैटिंग करने के लिए ऑफर जरूर करिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो यूएई को अपने पहले मैच या दूसरे मैच से कुछ बेहतर करने की जरूरत होगी इस मैच में। वहीं पर अगर आप नेपाल टीम की बात करें यार, लास्ट में आप प्रोवाइड लाइन की बात करेंगे कि दोनों टीमों की क्या प्लेइंग लाइन बेहतर रहे, क्योंकि बहुतों को मौका मिल चुका है, अब देखना होगा आगे किस किस को मौका मिलना चाहिए। ये नेपाल की प्लेइंग अगर मैं बात करूं 3 ऐसे पॉइंट्स की जो उन्हें पहले मैच में यूएई से बेहतर करने होंगे। सबसे पहला पॉइंट बहुत ऑब्वियस है, वो क्या है? बिल्कुल, अब पहला जो पॉइंट है कहीं ना कहीं वो तो शुरू होती है जो बैटिंग कहीं ना कहीं है, बिल्कुल खासकर इतनी ज्यादा हॉरिबल बैटिंग हो रही है, आई एम सॉरी टू से, बट ये है कहीं ना कहीं कोई, आप देखिए कुशल गुर्तेल, आसिफ शेख शुरुआत नहीं दे रहे हैं, आप इसको पॉइंट पे भी बांट सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको खाली बैटिंग यूनिट से आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे, आपको फिर अलग एक कोर्स लिखना पड़ेगा कि हाँ फील्डिंग के ऊपर 2 टॉपिक आपको अलग मिल जाएंगे, 2 पॉइंट अलग मिल जाएंगे। पर पहले अगर हम देखें तो बैटिंग बहुत ज़्यादा एक स्टेबलाइज बैटिंग करने की ज़रूरत है कि हाँ भाई नहीं चल रहा है, थोड़ा देखने की ज़रूरत है, नहीं चल रहा दिख रहा है तो उसको साइड करना है, परफॉर्म में नहीं है थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखना है। कुशल आसिफ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रन नहीं निकल रहे हैं उनके बल्लों से। बिल्कुल, तो जो पॉइंट 1 यूएई के लिए है वही पॉइंट 1 यहाँ पर फिलहाल के लिए नेपाल के लिए है कि ओपनर्स से स्कोर निकल नहीं रहे, ओपनर्स से कुछ अटैक आए, ऊपर से कुछ रन्स आए तो डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ा बहुत ईज आउट होगा मिडिल ऑर्डर्स के लिए। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो जो 1 और 2 डाउन का जो पोजीशन है वहाँ से भी स्कोर नहीं आ रहा। आप बॉल्स खेल रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं आ रहा। पिछले मैच में दीपेंद्र सिंह एरी रन आउट जरूर हुए थे, लेकिन उससे पहले वाले में भी उन्होंने कुछ ऐसे खास रन नहीं मारे, लेकिन दीपेंद्र सिंह एरी को भी अब यहाँ पर फाइनल स्टेप अप करना है और रन स्कोर करके देने हैं अपनी टीम को, क्योंकि रन ही मैटर करेंगे। आप बॉलिंग कितना भी करा लें वो एक एक्स्ट्रा चीज है, उस पर बात आगे जरूर होगी, लेकिन मेन आप जो है वो बैट्समैन है और आपको यहाँ पर बैटिंग में रन निकाल के देने की जरूरत है। वहीं पर ज्ञानेंद्र मल्ला जो लगातार टीम में बने हुए हैं उनके बल्ले से भी कुछ खास रन नहीं आ रहे हैं, 70-80 बॉलों में भी 20-25 रन वो निकाल रहे हैं, कभी कभी उससे भी सस्ते में वो आउट हो जाते हैं, तो रन वहां पर भी नहीं है। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस टीम की पुरानी प्रॉब्लम भी रही है कि इस टीम को कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर को मैं बात करूंगा, टीम पे क्यों लूंगा मैं, पूरी बैटिंग डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा, उनको शायद यही समझ में नहीं आता कि हमें ये स्कोर 50 ओवर में चेस करना है या 25 ओवर में। स्ट्राइक रोटेट जैसी चीज शायद उनके माइंड में नहीं चलती है कोई चेस करते वक्त, या और रिक्वायर्ड या फिर कोई रन रेट जैसी चीज नहीं चलती है उनके माइंड में कोई स्कोर देते वक्त। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, अगर ये चीज माइंड में होती, अगर किसी एक भी प्लेयर के होती, कुशल आसिफ है, आसिफ है, ज्ञानेंद्र, दीपेंद्र है, तो वहां पर रोहित पुड़ैल रन बना के दे रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ले लीजिए कोई ऊपर का प्लेयर है, वो टिका हुआ है बहुत देर से, अच्छी तरह स्ट्राइक रोटेट कर रहा है और वो आते आते रोहित पुड़ैल तक पहुंच जाए, तो रोहित पुड़ैल और खाली उनकी जबरदस्त पार्टनरशिप होगी। मैं खाली बात नहीं कर रहा हूँ कि कुशल आसिफ की, ज्ञानेंद्र हो, दीपेंद्र हो, कोई भी उनके साथ टचअप में आ जाए तो फिर देखिए अभी खाली पहली 100 रन की पार्टनरशिप हमें देखने को मिली नेपाल के, और या वो भी ऊपर के किसी के साथ नहीं, आरिफ के साथ। और अगर ऊपर से कोई प्लेयर आता है ना तो आप इस पार्टनरशिप को और ज्यादा लंबा देखेंगे।
अच्छे स्ट्राइक रेट से देखेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि भैया हाँ ये बॉलर ऐसा ऐसा कराता है, ऐसी ऐसी फील्डिंग होती है, अब ये फील्डर कच्चा है, वो फील्डर पक्का है, यहाँ से रन नहीं ले सकते, वहां से ले सकते हैं। ये सब चीजें ज्यादा बेहतर जानते हैं टॉप ऑर्डर के बैट्समैन बजाय लोअर ऑर्डर की, क्योंकि लोअर ऑर्डर में तो हिटिंग करते हैं, उनको अमूमन उन्हें कम बॉलिंग मिलती है, उन्हें पता होता है कि अब मुझे यहाँ से स्टेप अप भी करना है, थर्ड गियर फोर्थ गियर आप जो भी खेलें वो भी मुझे बीच में यूज करते रहना है, क्योंकि अब ओवर्स भी खत्म हो रहे हैं, मुझे कुछ टारगेट भी देना है। उस तरह का माइंडसेट होता है उन बैट्समैन का, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो टॉप ऑर्डर होते हैं उनके पास तो 50 40 45 35 ओवर होते हैं, तो कहाँ से सिंगल निकालना है, मुझे स्ट्राइक कैसे करना है, मुझे डबल्स कहाँ से निकालने हैं, ये उनको ज्यादा बेहतर टैक्टिक आती है। तो वो टैक्टिक्स यूज नहीं हो रहा है नेपाल की तरफ से कि मुझे स्ट्राइक रोटेट करते रह रहा है, मुझे क्यों 7 बॉल लेनी है एक सिंगल की। एग्जांपल दूंगा, जब आप थोड़ा सा ही मेरे ड्राविड सर का क्रिकेट देखा है वाइड बॉल में, लेकिन आपने काफी देखा है ड्राविड सर हमेशा टुक करके रन ले लेते हैं। बिल्कुल जी हां, यहाँ बॉल है और वो रन ले लिया उन्होंने। तो इस तरीके से आप देखिए, उनको सबको मालूम होता है कि अच्छा फॉर एग्जांपल अच्छा ये कॉलिंगवुड सर है मान लीजिए, अच्छा ये अच्छे फील्डर नहीं है फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे बोल रहा हूँ एग्जांपल, तो ड्राविड सर को मालूम होता होगा कि हाँ ये अच्छे फील्डर नहीं है, टक किया और भाग गए और सिंगल भी कंप्लीट हो गया। हाँ भाई आप फील्डर को पढ़ सकते हैं कि ये फील्डर किस तरीके का है, उसके फुटवर्क को पढ़ सकते हैं, और ये आप कब पढ़ते हैं, ये आप कब पढ़ सकते हैं, जब आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे होते हैं। बिल्कुल सही, जब आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे होते हैं, बॉलर बॉलिंग कराता है, तब आप उनके पैर को पढ़ सकते हैं कि किसके पैर कितने तेज आते हैं, मुझे कहां से कितनी तेजी से सिंगल में निकाल सकता हूं। आप देखते हैं 30 यार्ड्स में पीएनजी कितनी तेजी से कभी-कभी रन्स करता है 30 यार्ड में, क्योंकि शायद वो पढ़ पाते हैं। लोगों को लगता होगा अरे नहीं क्या पढ़ते होंगे, लेकिन क्या पता माइंड में उनके क्या चलता है। ये चीज ये आप नॉन स्ट्राइकर एंड से कर सकते हैं कि आप अपने 30 यार्ड के प्लेयर्स को पढ़िए कि उनके पैर कितनी तेजी से आते हैं जब बॉलर्स आता है। जिस भी तरफ आप देखते हैं कि ये थोड़ा स्लो है, मैं यहाँ पे सिंगल ले लूंगा, आप उस तरफ एक सिंगल निकालिए। स्ट्राइक आउट करने के तरीके आपको सीखने होंगे, जरूरी नहीं है कि आपको 8 बॉल 10 बॉल बाद एक सिंगल निकालें, डबल निकालें, ऐसा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। टीम का स्कोर 160 70 80 90 तक ही टिक पाएगा। ये एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नेपाल की बैटिंग के साथ रही है, और जब आप स्ट्राइक आउट करना नहीं सीखेंगे, आप रिक्वायर्ड रेट के साथ साथ नहीं चलेंगे, तो फिर आप यही इस तरह के रैश शॉट, खराब शॉट्स खेलकर अपना विकेट गंवा देंगे, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद होगा। 50 ओवर के मैच में आपको 168 चेज करने हैं, आप 35 ओवर में ऑल आउट हो जा रहे हैं, वो 15 ओवर का जवाब किसी के पास है नहीं। तो ये जवाब कैसे होगा, क्योंकि आपने स्ट्राइक रोटेट की नहीं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच खेला नहीं। तो ये सारी गलतियां उस मैच में हुई थी। उम्मीद करेंगे कि ये सारी गलतियां आप इस मैच में कम से कम बिल्कुल भी ना हो। अब एट द एंड यहाँ प्लेइंग 11 की बात कर लीजिए यार, दोनों टीमों की तरफ से प्रोबेबल 11 क्या लगता है आपको? यूएई की क्या एक बहुत सॉलिड ब्लंडर किया था उन्होंने यूपीएनजी के खिलाफ एक प्लेयर को हटा के? नहीं, वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था, साबित कहीं ना कहीं ये हो गया कि शराफू को उन्होंने लिया लेकिन वो चले नहीं, और उसके बाद उन्होंने आसिफ खान को निकाल दिया। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। आसिफ खान को आप बिल्कुल वापस अच्छा कर रहे हैं, यूएई उन्हें बहुत मौके दे रहा है, वो देना चाहिए, और आसिफ खान ने उसको किया भी, 80 रन उन्होंने मारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें टीम में रखना चाहिए और कोई इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। सेम ओपनिंग से लेकर नीचे तक का पूरे 11 सेम होनी चाहिए, चाहे वसीम हो, सिवली हो, अरविंद हो, रोहन, बासिल, आसिफ, रिजवान, जुनैद, कासिफ दाऊद और जहूर खान, अहमद रजा। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं यूएई की टीम रहे, बस आसिफ खान को वापस जरूर लाइए। आसिफ खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पीएनजी के खिलाफ, उन्होंने दिखाया कि वो तेज भी खेल सकते हैं जी हाँ, वो प्रेशर के वक्त अपना विकेट बचाकर भी खेलना जानते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, पिछले और जीत दिलाई थी, कम से कम एक मैच में तो पीएनजी के खिलाफ यूएई को जीत दिलाई थी। तो डेफिनेटली अब आसिफ खान को वापस जरूर टीम में लाइए। नेपाल टीम की अगर मैं बात करूं एम, तो यहाँ पर कुशल गुरतल, आसिफ शेख ओपनिंग तो बिल्कुल वही रहेगा। ज्ञानेंद्र मल्ला की जगह अब आपने दोनों मैचेस में यहाँ पर ज्ञानेंद्र मल्ला को मौके दिए, ऐसा नहीं कि मौके नहीं दिए आपने, यूएई और पीएनजी दोनों के खिलाफ मौके दिए, उनके बल्ले से कुछ खास हमें मिला नहीं, रन से उसके मिला नहीं। तो अब आपको डेफिनेटली कुछ और ऑप्शंस को देखना चाहिए। विवेक कुमार यादव को अगर आप इस टीम में लाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब उनको भी मौके दीजिए, आपने 2 मौके इनको दिए तो वो भी मौका डिजर्व करते हैं, तो क्यों ना आप विवेक कुमार यादव को इनकी जगह पर लाएं। उम्मीद तो यही करेंगे, लेकिन क्या लगता है ज्ञानेंद्र मल्ला ही वापस खेले? 0.00001% ऐसे ही चांस है कि विवेक को लाया जाएगा ज्ञानेंद्र मल्ला की जगह, किसी और की जगह भले ही वो आ जाए, लेकिन ज्ञानेंद्र मल्ला की जगह तो पता नहीं क्यों, लेकिन चलिए आप करिए, टीम्स का जो खामियाजा है वो भुगतती रहेगी, क्योंकि होता ही रहेगा जब कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी। जी हाँ, क्योंकि वो डाउन बहुत क्रूशियल है ना, ये प्रॉब्लम समझ नहीं रहे कि वो जो डाउन है ज्ञानेंद्र मल्ला का, अगर यहाँ पर 5वें 6वें राउंड के प्लेयर की बात होती कि वो फॉर्म में नहीं है, चलो हटा के ला दिया, अलग बात है।
वनडे क्रिकेट में जिस डाउन पे ज्ञानेंद्र बल्ला आ रहे हैं वो डाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस डाउन के प्लेयर को उस सिचुएशन पे आकर रन स्कोर करने ही होंगे अपनी टीम के लिए, वरना फिर वनडे में जो आपका सफर है वो इतना आसानी से आगे नहीं बढ़ने वाला। ये थोड़ा सोचना होगा। मोस्टली आप देखेंगे वर्ल्ड में जितने भी रन बनाए हैं ज्यादातर प्लेयरों ने वो वन डाउन या ओपनिंग या वन डाउन सेकंड डाउन इस तरीके के प्लेयर रहे हैं। तो कितना क्रूशियल डाउन रहता है ये तो खैर सभी जानते हैं। बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर स्कोर्स अगर नहीं होंगे और बॉलर्स अगर वेस्ट हो जाएंगे बिल्कुल सी बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा। चाहेंगे हम विवेक कुमार यादव यहाँ टीम में रहे, कुशल गुर्जर, आसिफ सेठ, विवेक कुमार यादव, उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी, उसके बाद अगर मैं बात करूँ रोहित पटेल, आलिफ शेख, यहाँ बिल्कुल बंदे रहेंगे, बहुत अच्छे इंक्रीमेंट वो अभी भी हैं इस टीम के लिए। उसके बाद अगर आए आयान तो यहाँ पर भीम शाह, क्यों? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा आपको एक और बैट्समैन का यहाँ एक प्लस एडवांटेज मिलेगा, बेहतर फील्डिंग मिलेगी उनकी तरफ से, जो कि बहुत बड़ा एक कंसर्न है। सबसे बड़ा कंसर्न नेपाल का बैटिंग डिपार्टमेंट है, तो आप थोड़ा सा बैटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दें तो बेहतर है। बहुत अच्छा कहा, खूब कहा आपने कि बैटिंग को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। अब हाई टाइम हो गया है कि आप 6 या 5 या 6-7 बैट्समैन अपने साथ इंक्लूड करके चले, तो भीम शाह की 5 कम से कम प्रॉपर और 6 ऑलराउंडर टाइप बैटिंग तो भीम शाह की यहाँ पर होगा डेफिनेटली। एक चीज यहाँ पर सिंपल सी बात है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में आते हैं करण केसी, सोमपाल कामी, माफ कीजिएगा कमल एरी और संदीप नागी, तो ये प्लेइंग लेवल होती है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, सागर ढक्कल को जो टीम में लिया जा रहा था वो आखिर रीजन क्या था? क्योंकि सागर ढक्कल को अगर आप एज अ बॉलर ले रहे हैं तो उनसे आप 10 ओवर एक भी मैच में आपने नहीं कराया, और अगर वो 10 ओवर नहीं करा रहे हैं तो बैटिंग में तो जाहिर सी बात है वो बैटिंग में तो आपने उन्हें लिया नहीं है। तो जब आपने उन्हें बैटिंग के लिए नहीं लिया, जब आपने उन्हें बॉलिंग में आप उनसे 10 ओवर नहीं करा रहे, तो आखिर क्या उनका काम है सिर्फ 3-4 ओवर तक ही डालना और दीपेंद्र सिंह एरी से 10 ओवर करा देना? एक सेकंड डाउन के बैट्समैन से आप पार्ट टाइम में 4-5-6 ओवर चलिए आपने निकलवा लिए, 10 ओवर अगर वो इतने ज्यादा ओवर डालने लगेंगे तो बैटिंग से उनकी अफेक्ट हो रही है, अब वो दिख भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये क्लैरिफाई करना है कि भाई आपने सागर ढक्कल को लिया क्यों था 2 मैचों में? पहली बात तो ये है, आपके पास पूरे अच्छे बॉलर हैं, नेपाल के पास इस वक्त कमी नहीं है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। जबरदस्ती आप किसी को बॉलिंग दे रहे हैं, 4-5 ओवर दिया, वो तब देते हैं जब सागर ढक्कल पिट रहे हो या संदीप रामी चाने अच्छा नहीं करा रहे हो। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, संदीप को तो ओवर कराने ही होंगे, पर अगर सागर नहीं अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, 5-6 ओवर आपने दिए नहीं कर पा रहे हैं, हाँ दीपेंद्र आप आ जाओ यार, आप करा लो बॉलिंग। सुरेश रैना ऐसे करते थे, केदार जाधव ऐसे करते थे, सहवाग, गांगुली सर ये सब ऐसे किया करते थे, पहले खूब करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हमने दूसरे बॉलर का छीन कर 10-10 ओवर करा दिया, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो एक प्लान है वो हमने पिछले मैच में भी कहा था आपने, ये प्लान बहुत खराब है। ज्ञानेंद्र बल्ला को भी ओवर दे देना, इसको भी ओवर दे देना, और इसको भी ओवर दे देना। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं हमें नहीं मत कराइए, 5-6 ओवर तक ठीक है, 10-10 ओवर सेकंड डाउन के बैट्समैन को आप दे रहे हैं, वो भी सबसे बड़ी बात और है। अब आप जैसे कि आप ये कहें कि वो कराते थे सुरेश रैना वो कराते थे, वो टेस्ट नेशन की बात है, वो अलग टीमें हैं, वो अलग रुतबा है, लेकिन फिर भी नहीं, मैं वैसे पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, अलग रुतबा है, समझने वाली बात है। उनको स्कोर्स करके देने वाले प्लेयर बहुत हैं उनकी बैटिंग डिपार्टमेंट में। उसके अलावा अगर आप अपनी बैटिंग में से, जिस टीम की बैटिंग वैसे ही इतनी वीक है, अगर वो 10-10 ओवर बैटिंग कराएंगे तो बैटिंग अफेक्ट होगी या नहीं? बिल्कुल से। देखिए एक बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बैट्समैन जो है ऊपर का वो आके पूरा हर मैच में 10 ओवर डालेगा, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। 5-6-4-7 ओवर भी डाल देगा, लेकिन 10 ओवर हरगिज नहीं डाल सकता कोई ऊपर के टॉप 3 बैट्समैन में से कोई एक, अगर वो बॉलिंग करा रहा हो तो। बिल्कुल, तो ये बहुत और आपको अफेक्ट भी करेगा। अगर आप लगातार उनको ऐसा करेंगे तो उनकी बैटिंग में डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। आप करवाते रहिए, आप खुद देखिएगा अचानक से दीपेंद्र सिंह एरी जो है वो रन्स करना कम कर देंगे और बहुत अजीबोगरीब शॉट्स में आउट होंगे। कभी आपको लगेगा अरे यार ये बॉल तो प्ले कर सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं खेल पाएंगे। ये धीरे धीरे उनको प्रॉब्लम होने लगेगी, अभी ना सही, अभी शुरुआत से लेकिन होने जरूर लगेगी। अगर आप 8-8, 9-9, 10-10 ओवर दीपेंद्र सिंह एरी से कराने लगेंगे तो फिर आपको सागर ढक्कल को फिर टीम में किस वजह से लिया है कि आप सिर्फ उन्हें एज अ सिर्फ फील्डिंग कराना चाहते थे, तो आप किसी बैट्समैन को ले लेते उसकी जगह पे, तो शायद वो कुछ रन इंक्लूड कर देता, करण केसी का साथ दे देते या फिर किसी प्लेयर का साथ दे देते कि वो 168 उस दिन चेंज हो जाते। तो ये सब चीजें थोड़ी देखने वाली बात है। ये प्लेइंग 11 हमारी तरफ से रह सकती है, लेकिन उम्मीद करेंगे देखिए क्या होता है। प्लेइंग 11 जो बैठे हैं उनको भी अगर मौका मिल जाए तो बेहतर होगा, लेकिन एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखने को जरूर मिल सकता है। बहुत पिछला मैच लो स्कोरिंग था, ये मैच भी देखना होगा किस तरह से होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर रिव्यू पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और बाकी लोग भी इस वीडियो को सुन सके। पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर भी इस मैच की